नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल को। दोस्तों एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपके लिए नोट्स लाया हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है ना। मैं एक बार पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों कैसा नोट्स है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ना। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में गुप्त वंश के पतन के पश्चात विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता का आविर्भाव हुआ। गुप्त वंश के पश्चात अनेक छोटे छोटे राज्य बने, जैसे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, कन्नौज का मौखेरी वंश आदि प्रमुख राज्य थे, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं पहला पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहते हैं, ठीक है। तो इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने जो है थानेश्वर में की थी, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं या वर्धन वंश भी कहते हैं, ठीक है ना। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो जो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने थानेश्वर में किया था, ठीक है। ये संभवतः गुप्तों के सामंत थे। दोस्तों जो पुष्यभूति जो ये वर्धन वंश के थे, ये गुप्तों के सामंत थे जिन्होंने मौका पाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा कि इस वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी, ठीक है। पुष्यभूति वंश के प्रभावशाली शासक कौन कौन थे? आइए देखते हैं। पहले हैं दोस्तों प्रभाकर वर्धन। कौन है? प्रभाकर वर्धन। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, ठीक है, इसलिए इस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक एवं महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। यह इस बात का द्योतक है कि यह एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन के लिए अनेक अलंकरणों का प्रयोग किया है। दोस्तों हुड़ हरिकेसरी, सिंधु राज ज्वर, गुर्जर प्रजागर, सुगंधिराज आदि अलंकरण बाणभट्ट द्वारा दिए गए हैं। किसको दिया गया? किसको? प्रभाकर वर्धन को, ठीक है। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखेरी शासक ग्रहवर्मन के साथ किया। याद रखिएगा, अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखेरी शासक ग्रहवर्मन के साथ जो है किया। ठीक फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं। देखिए पहले हमने पढ़ लिया किसके बारे में? प्रभाकर वर्धन के बारे में। अब देखिए जो है वर्धन वंश के यानी कि पुष्यभूति वंश के जो है दूसरा कौन है दोस्तों? देखिए अब आते हैं राज्यवर्धन, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम दिनों में जो है हुणों का आक्रमण हुआ, परंतु प्रभाकर वर्धन युद्ध में जाने के लिए असमर्थ था। अतः उसका पुत्र राज्यवर्धन युद्ध के लिए गया, किंतु युद्ध के मध्य में ही प्रभाकर वर्धन का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ गया और राज्यवर्धन युद्ध से वापस लौटा तो उनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों राज्यवर्धन कौन था? तो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, ठीक है ना। तो हुआ क्या दोस्तों कि प्रभाकर वर्धन जो है यानी कि उसके अंतिम जब दिन थे तो चल रहे थे प्रभाकर वर्धन के, तो हुड़ों का आक्रमण हुआ, लेकिन वो जो है बहुत बीमार चल रहा था, इसलिए जो है वो गया नहीं और उसका पुत्र गया, राज्यवर्धन गया। तो दोस्तों जो है युद्ध चल ही रहा था तब तक जो है प्रभाकर वर्धन का जो बीच में क्या हुआ दोस्तों, अपने घर पर ही था दोस्तों, तो उसका जो है निधन हो गया, ठीक है ना। वो लौट आया वापस अपने पिताजी को देखने के लिए, तब तक जो है उसके पिताजी की जो है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। इसी समय दोस्तों मालवा शासक देवगुप्त और बंगाल शासक शशांक ने जो है मिलकर कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मन राज्यवर्धन के बहनोई की हत्या कर दी। राजश्री बंदी बना लिया गया, ठीक है ना इसी समय। और दोस्तों क्या हुआ? राजश्री बहन को बंदी बनाए जाने तथा गृहवर्मन की हत्या की सूचना पाकर राज्यवर्धन देवगुप्त एवं शशांक ने से जो है बदला लेने के लिए निकला। इसी क्रम में दोस्तों राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित किया, ठीक है, और शशांक ने राज्यवर्धन से मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए अपने शिविर में बुलाया और धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। दोस्तों क्या क्या इतिहास में हो रहा है आप देख सकते, देख लिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों जब राज्यवर्धन जो है युद्ध से वापस लौटा, उसके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। और दोस्तों इसी समय जो है क्या हुआ, मालवा का जो शासक था देवगुप्त और बंगाल का शासक शशांक, इन दोनों ने मिलकर जो है कन्नौज के मौखरी शासक दोस्तों गृहवर्मन, कौन था दोस्तों? ये जो राज्यवर्धन का बहनोई था, यानी कि इसके जो पुत्री थी ना राज्यश्री, उसका पति था गृहवर्मन, उसकी हत्या कर दिए लोग मिलकर, देवगुप्त और बंगाल शासक में शशांक ने मिलकर, ठीक है। और राज्यश्री को बंदी बना लिया। दोस्तों जब जो है उसकी बेटी को जो है राज्यवर्धन की बेटी को जो है बना
बना लिया दोस्तों बंदी। तो दोस्तों अब ग्रीवर्मन की जो है, और दोस्तों जब सूचना मिली राज्यवर्धन को, तो दोस्तों वो देवगुप्त और शशांक से जो है बदला लेने के लिए निकल पड़ा। और दोस्तों क्या हुआ कि राज्यवर्धन ने जो है देवगुप्त को हरा दिया, ठीक है ना। और शशांक दोस्तों, शशांक ने क्या किया, उसे मित्रता का हाथ बढ़ाया, ठीक है, मतलब धोखा देने के लिए। यानी कि देखिए फिर क्या हुआ, शशांक ने जो राज्यवर्धन से मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए जो है अपने शिविर में बुलाया और धोखे से राज्यवर्धन का हत्या कर दिया। दोस्तों राज्यवर्धन की हत्या की सूचना पाकर हर्षवर्धन ने थानेश्वर राज्य की ओर बागडोर संभाली। दोस्तों अब राज्यवर्धन की हत्या हो चुकी थी, तो हर्षवर्धन को सूचना मिली इसकी, ठीक है, तो उसने जो है थानेश्वर राज्य की बागडोर संभाली। हर्षवर्धन दोस्तों कौन था, आइए देखिए हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन का एक अन्य नाम था क्या नाम था, शिलादित्य। नाम क्या था दोस्तों, शिलादित्य। हर्षवर्धन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इतिहास से, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन दोस्तों अन्य नाम था क्या, शिलादित्य नाम था, ठीक है ना। जो दोस्तों चीनी यात्री था वेनसांग जो है, वो हर्षवर्धन के समय ही भारत आया था। ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। वेनसांग किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, वे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है दोस्तों। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था, शिलादित्य। और उपाधि इसने कौन कौन सी धारण की थी, माहेश्वर की, सार्वभौम और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। माहेश्वर, सार्वभौम और महाराजा धीराज, ठीक है। देखिए हर्षवर्धन के गद्दी संभालते ही उसके सामने अपनी बहन राज्यश्री को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। यानी दोस्तों हर्षवर्धन क्या था, ये जो है भाई था लग रहा है, ठीक है ना। किसका भाई था, इसके राज्यवर्धन का दोस्तों क्या था, भाई था हर्षवर्धन, ठीक है ना। देख सकते हैं कि हर्षवर्धन के गद्दी संभालते ही उसके सामने अपनी बहन राज्यश्री को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी क्रम में अपनी बहन को देवगुप्त की कैद से छुड़ाने और अपने भाई तथा बहनोई की हत्या का बदला लेने हर्षवर्धन कन्नौज की तरफ बढ़ा, परंतु सूचना मिली कि राज्यश्री देवगुप्त की कैद से भागकर विंध्य की पहाड़ियों में चली गई है। तो अब वह विंध्य की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है ना। और दोस्तों उसके बाद देखिए क्या हुआ, अगला पॉइंट है कि बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने राज्यश्री को खोज निकाला और सती होने से बचाया। दोस्तों इसका जो है अपना मन में फिगर बनाएंगे ना, अपना मूवी की तरह चलाएंगे दोस्तों, तो आपको थोड़ा मतलब याद रहेगा ज़्यादा समय तक, ठीक है ना। दोस्तों हर्षवर्धन दोस्तों विंध्य की तरफ खोजने चला गया, ठीक है ना। जा तो रहा था अपने जो है बदला लेने कन्नौज की तरफ बढ़ रहा था, परंतु उसको सूचना मिली कि जो है जो राजश्री उसकी बहन है वो जो है देवगुप्त की कैद से भाग गई है और विंध्य की पहाड़ियों में चली गई, तो वो विंध्य की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। तो दोस्तों उसने हर्षवर्धन ने कैसे खोज निकाला, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से जो है हर्षवर्धन ने जो है राज्यश्री को खोज निकाला और सती होने से बचा लिया, ठीक है ना। दोस्तों गृहवर्मन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः राज्यश्री की सहमति से जो है हर्ष को कन्नौज का शासक बना दिया गया, ठीक है ना। दोस्तों गृहवर्मन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कि उसकी पुत्री और जो है गृहवर्मन कोई मतलब जो है बेटा तो हुआ नहीं था, ठीक है। तो राज्यश्री की सहमति से जो है हर्षवर्धन को ही कन्नौज का शासक बना दिया गया, ठीक है। और दोस्तों हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित कर ली, ठीक है ना। पहले कहाँ थी दोस्तों, थानेश्वर थी शायद, ठीक है ना। थानेश्वर पहले तो यहाँ पर सब दिखा था, ठीक है ना, थानेश्वर। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, अब जो है कन्नौज में जो है राजधानी हो गई, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने दोस्तों अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित कर ली और मगध के शासक पूर्णवर्मन ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है ना। मगध के शासक उस समय कौन था, पूर्णवर्मन था, उसने जो है हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली तथा हर्ष ने जो है पूर्णवर्मन को मगध का शासक बना रहने दिया, ठीक है ना। और वेनसांग के अनुसार दोस्तों हर्षवर्धन ने भारत के 5 देशों को अपने अधीन कर लिया था। कौन कौन से राज्य थे दोस्तों, भारत के 5 देशों को, देश तो उसमें लग रहा है 5 प्रदेश थे संबोधित, देखिए पंजाब, कन्नौज, गौंड यानी बंगाल, मिथिला और उड़ीसा के राज्य थे। हर्ष के अधीन मालवा का राज्य भी था, ठीक है। हर्ष ने दोस्तों वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। हर्षवर्धन ने दोस्तों वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। और हर्ष ने दोस्तों दक्षिण में भी अभियान किया, परंतु चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित न कर सका, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिण में भी जो है उसने जो है मतलब अभियान शुरू किया जीतने वाला, लेकिन जो है चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही मतलब वो था, ठीक है ना, तो उसको पराजित नहीं कर पाया। वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक था, ठीक है। हर्षवर्धन दोस्तों बौद्ध धर्म की महायान शाखा का क्या था, संरक्षक था। इस प्रकार दोस्तों हर्ष केवल उत्तरी भारत के कुछ भागों का ही सम्राट बन सका, ठीक है ना, उत्तरी भारत के कुछ जो है भागों का ही सम्राट बन सका, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों मौखरी वंश कन्नौज के बारे में,
ठीक है, आइए देखते हैं। इस वंश का संस्थापक संभवतः गुप्तों का सामंत था। क्यों? इस वंश के प्रारंभिक 3 शासकों हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा को महाराज की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, प्राप्त थी। बाद के 3 शासकों ईशान वर्मन, सर्ववर्मन और अवंती वर्मन को महाराज अधिराज की उपाधि प्राप्त हुई। अतः ईशान वर्मन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राजा प्रतीत होता है। ईशान वर्मन, ठीक है ना, ईशान वर्मन याद रखिएगा। गुप्त गुप्त वंश के पतन के बाद कन्नौज उत्तर भारत का जो है शक्ति स्थल बना। इसी कारण भारत का एक छत्र सम्राट बनने की होड़ में गुर्जर, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य एक लंबी त्रिदलीय संघर्ष चला। ठीक है, देखिए मौखरी वंश के शासक कौन कौन? ईशान वर्मन, सर्ववर्मन, अवंती वर्मन, ग्रह वर्मन, हर्ष राजश्री के साथ और सुचंद्र वर्मन अंतिम था। ठीक है, सुचंद्र वर्मन अंतिम था। ठीक, कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष, देखिए क्या हुआ था, इसका कारण क्या था? एक छत्र सम्राट बनने की इच्छा, ये कारण था, और गंगा घाटी एवं इसमें उपलब्ध व्यापारिक एवं कृषि संबंधित समृद्ध संसाधनों पर नियंत्रण, अन्य सामरिक महत्व के उद्देश्य, तो ये कारण थे। ठीक है, और संघर्ष में शामिल प्रमुख शासक कौन कौन से? देखिए प्रतिहार वंश के कौन कौन से शासक थे? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज और महेंद्र पाल, तो ये प्रतिहार वंश के शासक थे। पाल वंश के कौन कौन लोग थे? धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायण पाल। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश के कौन कौन थे? ध्रुव थे, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ण प्रथम और कृष्ण द्वितीय, तो ये सब संघर्ष में शामिल प्रमुख शासक थे। ठीक है, नोट देखिए, नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ पाल शासक धर्मपाल ने किया। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का जो आरंभ है वो किसने किया? पाल शासक धर्मपाल ने किया। इसके बाद प्रतिहार शासक इस संघर्ष में शामिल हुए। बाद में राष्ट्रकूट इस संघर्ष में कूदे थे, याद रखिएगा। सबसे पहले आरंभ किसने किया था? पाल शासक धर्मपाल ने किया था। उसके बाद प्रतिहार शासक आए और दोस्तों उसके बाद राष्ट्रकूट संघर्ष में कूदे थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, पहले पाल शासक, फिर प्रतिहार शासक, उसके बाद राष्ट्रकूट। ठीक है, यह संघर्ष दोस्तों लगभग 200 वर्षों तक चला तथा अंतिम रूप से प्रतिहार शासक सफल हुए। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो संघर्ष है, कौन सा संघर्ष है, कौन सा नाम इसका? संघर्ष का नाम कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष, त्रिदलीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यह जो संघर्ष है, त्रिदलीय संघर्ष 200 सालों तक चला और जीता कौन अंतिम में? प्रतिहार शासक। ठीक है, प्रतिहार शासक कौन कौन थे? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्र पाल, तो ये प्रतिहार वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे। देख लेते हैं एक बार, रुक जाइए। ठीक है, आइए देख लेते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। तो दक्षिण भारत में लौह युग पहला टॉपिक है। ठीक है ना, दक्षिण भारत में लौह युग। तो देखिए, दक्षिण भारत में लोहे का सर्वप्रथम उपयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। इसका प्राचीनतम साक्ष्य उल्लूर से प्राप्त वस्तुएं मानी गई हैं। ठीक है ना, दक्षिण भारत का इतिहास है दोस्तों, याद रखिएगा दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में लौह युग की अधिकांश जानकारी महापाषाण युगीन कब्रों की खुदाई से मिलती है। ठीक है, महापाषाण युगीन कब्रों की खुदाई से मिलती है। अब देखिए, महापाषाण काल का मतलब क्या है? जब मृतकों को आबादी से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। यह परंपरा लौह युग के साथ प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना, उसे कहते हैं महापाषाण काल, जब मृतकों को आबादी से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। ठीक है ना, और जो परंपरा है वो लौह युग के साथ ही प्रारंभ हुई थी। दक्षिण भारत में महापाषाण युग देखते हैं। नवीन शोधों से दक्षिण भारत के महापाषाण युग का काल का आरंभ 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। महापाषाण संस्कृति की विशेषताएं: लौह युग से संबद्धता और काले एवं लाल मृद भांडों का व्यापक उपयोग। महापाषाणिक जीवन: लोग पहाड़ी ढलानों पर रहते थे एवं कृषि का व्यापक विकास नहीं था। ईसा की प्रथम सदी में लोग नदियों के मुहानों की उपजाऊ भूमि पर रहने लगे तथा कृषि का विकास शुरू हुआ, और वे प्रायद्वीप के ऊंचे इलाकों में रहते थे, लेकिन जमाव पूर्वी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में अधिक था। ठीक है, अब देखते हैं महापाषाण कालीन समाधान के प्रकार। पहला है पिट सर्किल, इसे हम गर्त चक्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते थे लोग? शव को मांस सहित मांस रहित बनाकर दफनाया जाता था, यानी कि मांस को निकाल दिया जाता था पहले, उसके बाद दफनाया जाता था, और गड्ढे के चारों ओर पत्थर का चक्र बनाया जाता था। दोस्तों, ये महापाषाण कालीन समाधान के प्रकार, यानी जब आदमी की मृत्यु हो जाती थी तब लोग क्या करते थे, किस प्रकार से दफनाते थे, उसके प्रकार है। तो पहला है पिट सर्किल,
पिट सर्किल गर्त चक्र, इसमें क्या होता था, शव को मांस रहित बनाकर जो है दफनाया जाता था और गड्ढे के चारों ओर पत्थर का चक्र बनाया जाता था। ठीक है। दूसरा दोस्तों दूसरा प्रकार था ताबूत। इसमें क्या होता था, ग्रेनाइट की चट्टानों के ताबूत में शव को रखकर ऊपर से अन्य शिलाएं रख दी जाती थी। ठीक है। तीसरा है पंक्तिबद्ध जो है दीर्घामार्तम्य, यानी कि मेन हिर कहते हैं इसको। तो ये किसमें क्या होता था, इसकी ऊंचाई 2 से 6 मीटर होती थी। ये एक स्वतंत्र स्तंभ रूप में दफनाए जाने का प्रकार था, स्तंभ रूप में खड़ा करके। ठीक है। तो 3 प्रकार हो गए। अब दोस्तों हम देखेंगे संगम काल के बारे में। ठीक है। काल निर्धारण, देखिए संगम के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आरसी मजूमदार कहते हैं कि प्रथम सदी से तीसरी शताब्दी तक जो संगम काल था, और एस वयपुरा पिल्लई कहते हैं 300 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था, और एन सुब्रमण्यम कहते हैं कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। ठीक है। ये तो 300 करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, छोड़िए इसको। संगम साहित्य का सृजन काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना गया है। ये तो वही लिखा है 300 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व तक, सेम। संगमों का आयोजन देखते हैं, संगमों का आयोजन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रथम संगम देखते हैं, स्थल मदुरई। प्रथम संगम कहाँ पर हुआ था, मदुरई में हुआ था। मदुरई। अध्यक्ष कौन था, अंगत्यार थे। अंगत्यार अगस्त ऋषि को कहते हैं। ठीक है, अगस्त ऋषि। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 549 थी। ग्रंथ कौन था, अंगुत्तयम। ठीक है। द्वितीय देखिए, द्वितीय संगम स्थल देखते हैं, कपाटपुरम अलवई। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, अगत्यार थे, या तोलकाप्पियर भी कहते हैं। ठीक है। सदस्यों की संख्या थी 49। ग्रंथ कौन है, लोलकप्पियम। तृतीय संगम हुआ था स्थल उत्तरी मदुरई में। अध्यक्ष नककीरर। सदस्यों की संख्या 49 थी। और ग्रंथ कौन था, पत्तु पातु इत्तु तोगई एवं पदनेन की लकड़कू। ठीक है। तो ये 3 संगम, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। संगम कालीन राजवंश देखते हैं। पहला है चेर राज्य। देखिए इसमें क्या है, संगम कालीन राज्यों में यह सबसे प्राचीन माना जाता है। कौन, चेर राज्य। इसमें केरल और तमिलनाडु का हिस्सा सम्मिलित था। चेर राज्य की राजधानी कोरकई वंजीपुर थी। चेर राज्य का प्रथम शासक उदयन जराल था। चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष था। सेनगुट्टवन ने सर्वप्रथम पत्नी पूजा प्रारंभ की, पत्नी पूजा। ठीक है। अधिगयमान अंजी ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की। कुडक्को इंजेराल जो है ये दुरपोइर रई अंतिम चेर शासक था। कौन था, कुडक्को इंजेराल, याद रखिएगा, कुडक्को इंजेराल। दोस्तों पत्नी पूजा किसने प्रारंभ की थी, सेनगुट्टवन ने। सेनगुट्टवन चेर राज्य का था। ठीक है। अब देखते हैं, चेर राज्य हो गया, चेर राज्य। अब देखते हैं चोल राज्य के बारे में। चोल राज्य यह पेन्नार एवं वेल्लार नदी के मध्य स्थित था। इसकी राजधानी उत्तरी मनलूर उरयूर कावेरी पत्तनम थी। पहले मनलूर, उत्तरी मनलूर, उसके बाद उरयूर, उसके बाद कावेरी पत्तनम थी। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह बाघ था, बाघ। चोल राजा एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, याद रखिएगा, चोल राजा एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। करिकल देखते हैं, करिकल चोल राजा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बेड़ी के युद्ध में चेर एवं पांड्य सहित 11 राजाओं को हराया था। वाहेपर नंद लाई के युद्ध में 9 राजाओं को हराया। कावेरी नदी पर पुल बनवाया और राजधानी कावेरी पत्तनम स्थानांतरित की। पेरुनर किल्ली ने राजस्व यज्ञ किया था। ठीक है। पांड्य वंश देखते हैं, पांड्य वंश या पांड्य राज्य कह सकते हैं। यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व भाग में था। पांड्य राज्य की राजधानी कोलकई मदुरा थी। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्य राज्य का प्रथम शासक कुडुमी था। ठीक है। तलैया लंगानम का युद्ध, इस युद्ध में पांड्य शासक ने डुजेलियन ने चोल व चेर सहित 7 मित्र सामंतों को हराया था। नल्लिव कोडन अंतिम पांड्य शासक था, नल्लिव कोडन। ठीक है। अन्य तथ्य देखते हैं इंपॉर्टेंट। संगम काल राजतंत्रात्मक था एवं राजा का पद वंशानुगत था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव था।
अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार था। आंतरिक व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। वैदिक धर्म की प्रधानता थी। मुरुगन स्वामी सुब्रमण्यम की पूजा प्रचलित थी। पशु बलि की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं दक्षिण भारत का द्वितीय चरण। विशेषताएं क्या क्या थी इसकी। इस समय दक्षिण भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जैसे पल्लव, चालुक्य, चोल। ठीक है, भूमि अनुदान की प्रचुरता में वृद्धि हुई। बौद्ध एवं जैन धर्म की तुलना में ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, इस युग में दक्षिण भारत में अनेक मंदिर बने। यह मंदिरों का युग था, मंदिरों का युग। ठीक है, प्राकृत भाषा के स्थान पर स्थानीय एवं संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश का संस्थापक बप्पदेव था, जो संभवतः सातवाहन शासकों के अधीन प्रांतीय शासक था तथा मौका पाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। यह एक शक्तिशाली शासक था। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम नगर बसाया था। याद रखिएगा, किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम नगर बसाया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। इसने कांची में जो है कैलाश मंदिर एवं महाबलीपुरम के शोर मंदिर, तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। इसके दरबार में दंडिन रहते थे। दंडिन ने 10 कुमार चरित एवं अवंती सुंदरी की रचना की थी। ठीक है, पल्लव वंश के राजाओं का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले है सिंह विष्णु, उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय, उसके बाद अपराजित पल्लव, ये अंतिम था। ठीक है, पल्लव वंश के राजाओं का क्रम में सबसे अंतिम था कौन दोस्तों? अपराजित पल्लव। ठीक है, आइए अब देखते हैं चालुक्य वंश के बारे में। ठीक है, आराम आराम से पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, चालुक्य वंश। कुछ प्राचीन ग्रंथों में चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह द्वारा किया गया माना जाता है, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, अतः चालुक्य वंश की स्थापना का श्रेय पुलकेशिन प्रथम को प्राप्त है। ठीक है, चालुक्य वंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है पुलकेशिन प्रथम को प्राप्त है। ठीक है, चालुक्य वंश कई शाखाओं में विभाजित था, परंतु चालुक्य वंश की मूल शाखा बादामी की शाखा थी। ठीक है, चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ने वातापी आधुनिक बादामी को अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, पुलकेशिन प्रथम ने किसको बनाया था? वातापी, आधुनिक नाम है बादामी, उसको अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, चालुक्य वंश की शाखाएं देख लेते हैं। देखिए, वातापी या बादामी शाखा स्थापना किसने किया था? पुलकेशिन प्रथम ने। ठीक है, तो चालुक्य वंश की शाखाएं हैं। उसके बाद देखिए पुलकेशिन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ से देखिए 3 भागों में बढ़ जा रहा है। ठीक है, नहीं, पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य प्रथम, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, इधर देख लीजिए विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। विष्णुवर्धन जो है पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। ठीक है, देखिए शाखा अगर गुजरात शाखा जयसिंह वर्मन, और एक है बेंगी शाखा विष्णुवर्धन जयसिंह प्रथम, विजयादित्य प्रथम, विष्णुवर्धन द्वितीय, राष्ट्रकूटों का अधिकार। और यहाँ पर देख लीजिए पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य प्रथम, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय। उसके बाद है दोस्तों कीर्तिवर्मन द्वितीय, ये वातापी का अंतिम शासक था, कीर्तिवर्मन द्वितीय। उसके बाद देखिए राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया और पश्चिमी या कल्याणी शाखा हो गया। ठीक है, ये कौन शाखा था? राष्ट्रकूटों के पतन के बाद स्थापित हुआ। कौन सा? पश्चिमी या कल्याणी शाखा। शासक कौन कौन थे इसके? पश्चिमी या कल्याणी शाखा के तैलप द्वितीय, सत्याश्रय, विक्रमादित्य, जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम द्वितीय, तैलय तृतीय और सोमेश्वर। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वातापी के चालुक्य के बारे में। पहला है दोस्तों कौन? पुलकेशिन प्रथम, चालुक्य वंश का संस्थापक। याद रखिएगा, चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। 2 पुत्र थे इसके, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। ठीक है, इसने अश्वमेघ और वाजपेय यज्ञ करवाए थे।
कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में देखते हैं। यह पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई मंगलेश शासक बना। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देखते हैं दोस्तों। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, और इसका दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति। ठीक है, इसने हर्षवर्धन यानी कि कन्नौज के सम्राट को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। मैंने आपको अभी पढ़ाया था इसी वीडियो में। ठीक है ना। तो और दोस्तों, इस विजय के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर की उपाधि दी गई। ठीक है, इसने अपने भाई विष्णुवर्मन को वेंगी का राज्य सौंपा। इस प्रकार चालुक्य वंश की वेंगी शाखा का उदय हुआ। ठीक है, विक्रमादित्य प्रथम के बारे में देखते हैं दोस्तों। विक्रमादित्य प्रथम था, यह चंद्रगुप्त नहीं, पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, इसके शासन में चोलों, पांड्यों और केरलों में ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विक्रमादित्य ने इन तीनों की शक्ति को समाप्त कर दिया। विक्रमादित्य ने अपने छोटे भाई जैसिन वर्मन को लाट का गवर्नर बनाया। इस प्रकार उसने यहाँ चालुक्य वंश की गुजरात शाखा की स्थापना की। विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में देखते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय ने चोलों, पांड्यों, केरलों एवं कलभरों को हराया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय के बारे में देखते हैं। इसने पल्लव शासकों को समाप्त किया। उपाधियां कौन कौन से धारण किए थे इसने? सार्वभौम, लक्ष्मी, पृथ्वी का प्रिय, राजाओं का राजा। किसने धारण किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय ने। यह बादामी के चालुक्यों का अंतिम शासक था। चालुक्यों के सामंत राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने जो है कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया एवं चालुक्यों की बादामी शाखा का अंत हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। कौन? विजयालय चोल साम्राज्य का। वैसे संगम काल में चोल वंश का संस्थापक जो है एलन चन्नी को माना जाता है। करिकाल ने राजधानी उरैयूर को बनाया था। ठीक है, विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। आदित्य प्रथम ने पांड्य एवं पल्लव शासकों को हराकर कोंडाराम की उपाधि ली। आदित्य प्रथम विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। ठीक है, देखते हैं राजा प्रथम। अन्य नाम है इसका क्या? आर्यमौलिवर्मन। यह चोलों की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। उपाधियां कौन से धारण की थी इसने? जगन्नाथ की, चोल मार्तंड की, चोल नारायण, राजा श्रय आदि। ठीक है, राज प्रथम की विजय देखते हैं। केरल के चेर शासक भास्कर वर्मा को हराया। पांड्य राजा अमर भुजंग को हराया। श्रीलंका के राजा महेंद्र फाइव को हराया और राजधानी अनुराधापुर को ध्वस्त किया एवं श्रीलंका की नई राजधानी पोलोनरुआ को बनाया। किसको बनाया? पोलोनरुआ को बनाया। श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में जगन्नाथ की उपाधि ली। ठीक है ना। और कलिंग क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, चालुक्यों को हराकर जो है चोल नारायण की उपाधि ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर देखते हैं तंजौर। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ शिव मंदिर है। याद रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में जो है पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ जो है यह शिव मंदिर है। इसका निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रथम के बारे में देखते हैं। राजेंद्र प्रथम राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम स्थानांतरित की इसने। यह राज प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। इसने पांड्यों तथा केरल के चेरों पर विजय प्राप्त की एवं वेंगी के शासकों को परास्त कर दिया। राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कडारम के श्री विजय पर थी।
इस वजह से मलय, जावा और सुमात्रा तक चोलों का अधिकार हो गया। ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने अंडमान निकोबार को भी जीत लिया। राजेंद्र प्रथम के काल में चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजा धीराज प्रथम चोल गद्दी पर बैठा। राजा धीराज प्रथम, इसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर के विरुद्ध कोप्पम के युद्ध में वीर गति प्राप्त की। इसके भाई राजेंद्र द्वितीय ने चालुक्य सेना को हराया। राजेंद्र द्वितीय के बारे में देखते हैं। राजा धीराज की मृत्यु युद्ध मैदान में होने के बाद इसने चालुक्यों को पराजित किया तथा युद्ध स्थल पर ही अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया जो प्राचीन भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। प्राचीन भारत का अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र द्वितीय के बाद वीर राजेंद्र राजकेसरी गद्दी पर बैठा। ठीक, चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजेंद्र था। चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजेंद्र था। इसकी हत्या राज्य में हुए जन विद्रोह की भीड़ ने की। इसके साथ ही चोल वंश की मुख्य शाखा का अध्याय समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अन्य तथ्य देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राज्य पद वंशानुगत था तथा युवराज ज्येष्ठ पुत्र को बनाया जाता था। ठीक है। गांव के प्रकार देखिए, गांव के प्रकार। पहला है साधारण गांव या उर, यह साधारण गांव था। दूसरा है अग्रहार गांव, ये ब्राह्मणों को दान में दिए गए कर मुक्त गांव थे। तीसरा है देवरान गांव, ये गांव मंदिरों के लिए दान किए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थानीय प्रशासन देखते हैं। स्थानीय स्वशासन, यह चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी। सभाओं के प्रकार, पहला है उर, यह गांव की प्रधान समिति होती थी। यह सभा साधारण की समिति थी। ठीक है। दूसरा है सभा या महासभा, यह अग्रहार गांव में होती थी तथा ब्राह्मणों का जो है ये संगठन था। तीसरा है नगरम, यह व्यापारियों की समिति होती थी। नगरम, ठीक है। नगरम किसकी होती थी? व्यापारियों की समिति होती थी। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। सजातीय अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह करते होते थे। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा व बहुविवाह प्रचलित थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। किस जगह से? दमदमा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। एक ही जगह से 3 कंकाल जो है फ्रेंड्स मिले हैं, मानव कंकाल। कहाँ से मिले हैं? दमदमा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं दोस्तों? द लेखहिया। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं W.A. फेयर सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुगत चरित्र संकेतक हैं किसके दोस्तों? पुराणों के। ठीक है। कौन सा इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे? कौन से इतिहासकार दोस्तों सिकंदर के साथ जो है वो भारत आए थे? तो देख लेते हैं हम लोग। कार्टेयस,
प्लूटार्क, डियो डियोडोरस, एरियन, जस्टिन, निरियाकस और आनेसिक्रिटस। ठीक है। पुस्तक और लेखक देखिए, लाइफ ऑफ वेन सियांग किसकी है? हुई ली की है। द नेचुरल हिस्ट्री किसकी लेखक किसकी रचना है? प्लिनी की रचना है द नेचुरल हिस्ट्री। और दोस्तों हिस्टोरियल फिलिपिकल किसकी रचना है? पाम्पेस ट्रोगस की रचना है। द हिस्ट्रीज किसकी रचना है? हेरोडोटस की रचना है। किस शासक ने जो है हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किया था? दंती दुर्ग ने। किस शासक ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के जो है के लिए सक्षम करवाया? विम कडफिसेज ने। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां कौन कौन थी? देवगुप्त, देवराज, देवश्री। अन्य नाम देखिए विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष में भाग लेने वाले राजा कौन कौन थे? पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार। ठीक। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था किसने? रुद्रदामन प्रथम ने, अशोक ने। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। यह सूर्य देव को समर्पित है गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था दोस्तों? वो था सुभद्र। कौन था? सुभद्र। ठीक। मौर्य काल में सीता कहा जाता था किसको? राजकीय भूमि यानी कि सरकारी जमीन को सीता कहते थे। ठीक है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय। दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश है वो किस स्थान पर दिए थे? बुद्ध ने ठीक है, श्रावस्ती में। विभिन्न संवत एवं आरंभ होने वाले तिथि। विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ है और शक संवत 78 ईसा पूर्व से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैन धर्म के संप्रदाय कौन कौन है? श्वेतांबर, दिगंबर। ठीक है। और ये यापनीय श्री कलश द्वारा शुरू किया गया था। यापनीय। किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? कनिष्क के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन विद्वान हेमचंद्र किस शासक की सभा में था? कुमार पाल के शासक, कुमार पाल के। ठीक है। एलोरा की गुफाओं के बारे में देख लीजिए। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के शासन काल में हुआ। यह औरंगाबाद में स्थित है। यह बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण पांड्य शासकों द्वारा करवाया गया था। पार्वती को समर्पित मंदिर है। एलोरा की गुफा दोस्तों राष्ट्रकूटों के शासन काल में और औरंगाबाद में स्थित है। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। और अगला है मीनाक्षी मंदिर। यह तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण पांड्य शासकों द्वारा करवाया जाता था। ठीक है, करवाया गया था। खजुराहो का मंदिर देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण चंदेल शासक राजाओं ने करवाया था। चंदेल खजुराहो का। ठीक है। ये हिंदू धर्म के वैष्णव शैव संप्रदाय तथा जैन धर्म से संबंधित है। 14 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, स्वरा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर और हनुमान मंदिर आदि हिंदू धर्म से संबंधित है तथा पार्श्व
नाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।